हेलो दोस्तों। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा तबीयत खराब हो गया था। मुझे पाइल्स का ऑपरेशन हो गया था, आप लोग को पता होगा, मैं बताया था। तो इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरी स्वास्थ्य थोड़ी ठीक हुई है, तो फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये वीडियो आप लोग को कंटिन्यू जाता रहे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हो जाता है जो हमारे हाथ में नहीं रहता है, इसलिए कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, है ना बच्चों। तो हमने बताया था, सॉल्यूशन के टाइप्स बताए थे, है ना। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था। तो बोला था कि सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर पे ना बल्कि उसके नंबर पे डिपेंड करते हों, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने वेपर प्रेशर के बारे में कुछ जाना था और फिर उसके प्रभावित करने वाले फैक्टर देख रहे थे। तो वेपर प्रेशर का पहला प्रभावित करने वाला फैक्टर हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर बताया था हमने टेम्परेचर, है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना। तो जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारे वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है, नॉन का मतलब होता है वोलाटाइल का मतलब होता है उड़नशील। मतलब जो उड़नशील नहीं हो, अउड़नशील, उसी को हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। तो समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि वाटर में हम शुगर को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लेते हैं कि शरबत बनाए और वो शरबत पानी में चीनी को मिलाकर बनाए। तो जब हम उसको वेपोराइज करते हैं तो देखते हैं कि हमारा वाटर वेपर बन जाता है, लेकिन शुगर हमारा बच जाता है। तो ये जो शुगर है वो हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। शुगर क्या हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। तो बोलता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, से मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और इसी सॉल्वेंट को हम लोग प्योर लिक्विड भी कहते हैं। इसी सॉल्वेंट को हम लोग प्योर लिक्विड भी कहते हैं, है ना। तो मान लेते हैं इसकी कुछ वेपर प्रेशर है, कुछ रहे होंगे। तो मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, मान लेते हैं कि पी नॉट है ना। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। तो मान लेते हैं सॉल्वेंट या इसको हम लोग प्योर लिक्विड कहते हैं, मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है ना। अब देखो तो मान लेते हैं कि इस सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को ऐड कर दें, कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, है ना। तो सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके भी कुछ वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पीएस। इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन होगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाले होंगे, तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाले होंगे तो क्या हुआ होगा, तो उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद, वो जब तक प्योर है जब तक तो वो सॉल्वेंट है, लेकिन जैसे उसमें सॉल्यूट गया तो सॉल्वेंट में जैसे सॉल्यूट गया वो सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन में बनने के बाद उसके उस मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए होंगे, और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वो वेपर प्रेशर को घटा देगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। तो अगर मुझे इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, when non-volatile solute dissolve in a solvent, when non-volatile solute dissolve in solvent, then intermolecular force of attraction increases,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction increases, intermolecular force of attraction increases, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, है ना। तो वेपर प्रेशर घटने का मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, है ना। मतलब जो सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहा होगा, मतलब जब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर घट गया। मतलब इस सॉल्यूशन का हम बात करें वेपर प्रेशर घट गया, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। हम जो भी बातें करते हैं किसी के तुलनात्मक बातें करते हैं। कोई आदमी अमीर है तो किसके रिस्पेक्ट में, गरीबों के रिस्पेक्ट में, बहुत बार बता चुके हैं। कोई आदमी मुकेश अंबानी के रिस्पेक्ट में अमीर नहीं है। कोई आदमी करोड़ 2 करोड़ कमा कर बोले कि मैं अमीर हो गया, भाई तो किसके रिस्पेक्ट में वो अमीर है, गरीबों के रिस्पेक्ट में। वो पहले भी मुकेश अंबानी के रिस्पेक्ट में गरीब था और आज भी गरीब है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर घट गया, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। मतलब उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर गया। मतलब आप जब सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो जब सॉल्वेंट में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। मतलब कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। देखो बच्चों, तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, है ना। हम देखो बच्चों, एक नया टर्म है जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो उससे हमको पहले पढ़ना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो नाम से ही लग रहा है ना, लोअरिंग, है ना, मतलब घटा होगा। हमने क्या बताया बच्चों कि जब आप सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को डालोगे तो सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। और उस सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर होंगे वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि जितना से वेपर प्रेशर घट जाएगा, है ना, जितना से वेपर प्रेशर घट जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, it is the difference between vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution, difference between vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution, it's called vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure, है ना। मतलब क्या बोल रहा है बच्चों कि ये डिफरेंस है किसका किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, और किसका, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन का, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और इसको हम लोग डेल पी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग पी नॉट से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन को पी एस से। तो डेल पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, है ना। तो वेयर पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो लिखो तो इसको। देखो हम लोग कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना क्या है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, ठीक है, मतलब कितना घट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure, it is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent, it is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent is called, it is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of solvent is called relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, है ना। तो इसको अगर लिखना होगा तो क्या बोले, ये रेशियो है किसका किसका, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। चलो मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ये रेशियो होता है किसका, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो रॉल्ट्स ने क्या बताया था, है ना। ये रॉल्ट्स जो टर्म है बच्चों, आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको सुनने को मिलेगा, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि राउल्ट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या, राउल्ट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है क्या, ठीक है। देखो बहुत सारे टीचर मिलाकर पढ़ा देते हैं कि देखो ये सही था, ये गलत था, ये था, दिस दैट था। तो मैं भी चाहूं तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो खिचड़ी बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक में पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में चलने लगता है सर ये क्यों नहीं बताया, उन्हें क्यों बताए, है ना। तो सब अगर पढ़े तो अपने दिमाग में रखिएगा। और अभी हम जो बोल रहे हैं इस सिर्फ राउल्ट्स का स्टेटमेंट बता रहे हैं, क्या सही क्या गलत हम सब पे आएंगे। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये सही है कि क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सब बात की चीजें हैं। अभी हम जो सिर्फ बता रहे हैं वो राउल्ट्स का स्टेटमेंट हम बात करने जा रहे हैं, हम सिर्फ राउल्ट्स के स्टेटमेंट पे बात करेंगे।
वो क्या सही था क्या गलत था, हम इस पे बात करेंगे। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि सही है गलत है क्या होगा नहीं होगा, वो बात की चीजें है ना। तो हम बात करते हैं राउल्ट्स ने क्या बताया था। अभी जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं एकदम शुद्ध राउल्ट्स का स्टेटमेंट है, और क्या सही क्या गलत हम इस पे आएंगे है ना। तो राउल्ट्स ने बताया था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, is equal to mole fraction of solute है ना। बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये किसका मानना था? ये राउल्ट्स का मानना था। उन्होंने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होंगे वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होंगे। क्या सही क्या गलत हम उस पे आएंगे है ना। उन्होंने बोला कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होंगे वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होंगे है ना। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम लोग आएंगे। तो डेल पी बाई पी नॉट है ना। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या पर है बच्चों, कि जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल में टोटल मोल से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल, टोटल मोल का मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के मोल में हम टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल है ना। तो हम इसको हम लोग कैसे लिख और भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो डेल पी बाई पी नॉट, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट प्लस गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट है ना। यहाँ पे W1 क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है ना। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। चलो, तो उन्होंने बताया था कि डेल पी बाई पी नॉट जो होंगे वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होंगे। अब देखिए इसके ना कभी कभी और भी आपसे बोलेगा कि क्या सही। हम लोग पढ़े डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है ना। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो आपको 2 बार प्लस आपको देखने को मिल जाएगा है ना। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो डेल पी बाई पी नॉट, तो हम चाहें तो दोनों को पलट सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, पी नॉट अपॉन डेल पी बराबर एन प्लस एन बाई एन है ना। तो पी नॉट बाई डेल पी बराबर एन बटा एन प्लस एन बाई एन, तो क्या हो जाएगा 1। तो पी नॉट बाई डेल पी बराबर 1 प्लस एन बाई एन है ना। तो इधर लोगे तो पी नॉट अपॉन डेल पी माइनस 1 बराबर एन बाई एन, तो एलसीएम लेंगे तो डेल पी, तो पी नॉट माइनस डेल पी बराबर एन बाई एन। तो पी नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन डेल पी बराबर एन बाई एन। तो पी नॉट से पी नॉट चला जाएगा है ना। तो क्या बचेगा, एक पी एस बाई डेल पी बराबर एन बाई कैपिटल एन बाई एन। तो डेल पी बाई पी एस बराबर एन बाई एन है ना। तो हम लोग डेल पी बाई पी नॉट बाई एन को भी यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे। देखो कैसे,
हम कब यूज इसको जब यूज करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो जहां पे डेल पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। लिख लीजिए बच्चों। अब देखो हम जो लिखे हैं कि डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अगर इसको मोलालिटी के टर्म में अगर लिखना रहे तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर मोलालिटी के टर्म में तो m बटा m प्लस 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फॉर एक्वस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चा, वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर m बटा m प्लस 1000 बटा 18। 1000 बटा 18 क्या बताए थे, 55.5। जहां m क्या है, स्मॉल m है, m क्या है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आपको बेसिक चीजें को देखना होगा, इसमें बेसिक चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। मैं पहले के दिन ही बताया था कि आपको मोलारिटी पूरा पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर मोलारिटी नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखो हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। कहीं पे अगर मान लेते हैं, बोलता है कि एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलता है 30 है और बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यहीं पे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया हुआ है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg और आपसे बोलता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। ठीक है, बोलता है सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विच हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 30। मतलब एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर बनाया गया है। देखो तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कहीं पे वाटर में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया होगा तो उसके वेपर प्रेशर घटे होंगे और जो वेपर प्रेशर घटे होंगे वो क्या कहलाए होंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। तो कहीं भी मतलब ये तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह का क्वेश्चन का सवाल कैसे बनाना है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बनाना है ना। बोला हम लोग रिलेटिवली कंपेरिजन करते हैं, तो बोला कि जब हम लोग वाटर में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग क्या पढ़े कि डेल पी बाई पी नॉट जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो ए डेल पी बाई पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन, है ना। देखो जब आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो आपको 2 बार यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक और हम लोग जो पढ़े हैं डेल पी बाई पी एस बराबर एन बाई एन, इसी का ड्राइव फॉर्मूला है। तो ए डेल पी क्या है बच्चों, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर W1 बाई M1, मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, W2 बटा M2। तो पी नॉट, तो पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना है 100। पी एस मेरे को चाहिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर,
W1, तो W1 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है 2, मॉलिक्यूलर वेट 30, W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, ठीक है। तो आप इस टॉपिक पे ध्यान रखेंगे दो कैलकुलेशन को, 100 बटा 18 5.55 और 1000 बटा 18 55.5, एक कैलकुलेशन में ऑलवेज आएगा। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, है ना। 2 बटा मतलब 1 बटा 15, तो यहां से क्या निकल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझिएगा बात को कि हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज कहां पे करना है, कि जब आपके सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टर्म का यूज हो जाए, कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं तो हमको पता है जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। और जितना से वेपर प्रेशर घटेगा उसे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। अब देखो दूसरा किस तरह का एग्जांपल रहेगा, बोलता कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया added in 100 gram of water, vapor pressure reduced by 25%, है ना। समझिएगा बात, बोलता है कि 100 ग्राम वाटर में हम कितना ग्राम यूरिया को ऐड करेंगे कि वेपर प्रेशर 25% से घट गया है। किसका वेपर प्रेशर घट गया है, तो जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर घट गया। हम लोग पढ़े ही हैं, थ्योरी याद करो, जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है। यही तो बोल रहा है कि जब हम वाटर में यूरिया को ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर घट रहा है, मतलब वाटर में इसलिए वेपर प्रेशर घट रहा है क्योंकि हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जब वाटर में जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम वाटर में यूरिया को ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर 25% से घट जा रहा है। तो वेपर प्रेशर 25% से क्यों घट जा रहा है, वेपर प्रेशर 25% से क्यों घट जा रहा है, क्योंकि यूरिया क्या है हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बोल रहा है कि जब हम वाटर में मतलब हम वाटर में जब हम यूरिया को ऐड कर रहे हैं, तो जब हम वाटर में जब हम यूरिया को ऐड कर रहे हैं, मतलब वाटर में जब हम यूरिया को ऐड कर रहे हैं, मतलब जब तक ये सॉल्वेंट था, तो मान लेते हैं कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना था 100 mm ऑफ Hg। जब ये सॉल्वेंट था मतलब ये वाटर था तो वेपर प्रेशर हमारा 100 मिलीमीटर ऑफ Hg था, है ना। लेकिन जब हम इसमें यूरिया ऐड कर दे रहे हैं, मतलब जब हम सॉल्यूशन बना दे रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जा रहा है 25% से घट जा रहा है, रिड्यूस्ड बाय 25%, मतलब घट के कितना हो जा रहा है 75 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। मतलब जब ये सॉल्वेंट था तो हमारा वेपर प्रेशर कितना था 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। जब हम इसमें यूरिया को ऐड कर दे रहे हैं तो यूरिया ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बन जा रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है 75 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यही पूछ रहा है कि हम इसमें कितना ग्राम हम यूरिया ऐड करेंगे कि वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा। हम कितना ग्राम यूरिया ऐड करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा, मतलब जब हमारा वेपर प्रेशर जब 100 था तो हम इसमें कितना यूरिया ऐड कर देंगे कि इसका वेपर प्रेशर 100 से घटकर 75 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब हम x ग्राम यूरिया को जब हम ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जब हम x ग्राम यूरिया को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वेपर प्रेशर 100 से घटकर कितना हो जा रहा है 75 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द n अपॉन n बाई n। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल पी बाई पी एस बराबर n बाई n। हम इसी को किए हैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो डेल पी इज द पी नॉट, तो पी नॉट इज द 100 माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर सॉल्यूट का मोल,
तो x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 60 अपॉन 100 अपॉन 18, तो कितना हो जाएगा 25/75 बराबर x/60 इंटू 18/100, है ना। तो कितना हो जाएगा 25 या 75 1 है ना। तो यहाँ से हम x ग्राम निकाल देंगे, है ना। तो बोलता है कितना ग्राम हम यूरिया को ऐड करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर 25% से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर पहले 100 था तो घटकर 75 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम वाटर में हम x ग्राम जब यूरिया को मिला रहे हैं तो हमारा वेपर प्रेशर 25% से घट जा रहा है। तो पहले हमारा वेपर प्रेशर कितना था, मान लेते हैं 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। बोलेगा सर मिलीमीटर ऑफ Hg क्यों लेंगे, किसी यूनिट में लो। देखो ऊपर भी प्रेशर नीचे भी प्रेशर, तो प्रेशर से प्रेशर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस यूनिट में लेते हैं। कहीं पे ऐसा रहता कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर देन वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 25%। देखो पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि हम 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम यूरिया को ऐड करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा, है ना। 100 ग्राम वाटर में हम कितना ग्राम यूरिया को ऐड करेंगे कि हमारा वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा। देखो इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि हम 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम ग्लूकोज को ऐड करेंगे, हम 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम ग्लूकोज को ऐड करेंगे कि वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 25%। सोचो मतलब जो हम वाटर में जब हम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वेपर प्रेशर घट रहा है। तो क्यों घट रहा होगा, क्योंकि ग्लूकोज एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहा होगा। बोलो जब हम वाटर में ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं तो जब हम वाटर में जब हम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्यों घट रहा होगा, क्यों घट रहा होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज क्या रहा होगा, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहा होगा। तो बोलता है कि हम 100 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज ऐड कर दें कि हमारा वेपर प्रेशर घटकर 25% हो जाए। 25% मतलब जब ये वाटर था तो मान लेते हैं कि ये वाटर था, है ना। तो जब ये वाटर था तो मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ Hg था। मतलब लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वाटर कितना था बच्चों, 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, जब हम इसमें ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं तो जब हम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वाटर क्या बन जा रहा है, ये सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट रहा नहीं। तो जैसे ये वाटर में ग्लूकोज आया वो सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट कर गया, सॉल्यूशन में। ये सॉल्वेंट तब तक सॉल्वेंट था जब तक हम इसमें ग्लूकोज ऐड नहीं किए थे, लेकिन जैसे हम इस वाटर में ग्लूकोज को ऐड किए सॉल्वेंट क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो बोल रहा है रिड्यूस टू और रिड्यूस बाई दोनों में डिफरेंस है। रिड्यूस टू का मतलब हुआ कि 100 से घटकर 25 हो गया। मतलब कि अगर वेपर प्रेशर पहले 100 था तो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कितना हो गया बच्चों, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 25 मिलीमीटर ऑफ Hg, 25 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर n/n+n, हम इसको चाहें तो शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल पी बाई पी एस बराबर n/n, है ना। जहां पे डेल पी क्या है, तो इट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS is the vapor pressure of solution where a small n is the number of mole of solute
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 100 अपॉन 18। तो कितना हो गया है, 100 में से 25 गया तो 75 बटा 25, 25 75, तो x बटा 180 गुने 18 बटा 100। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, x निकल आएगा। बोलो। लिख लिए। देखो तो कहीं पे अगर ऐसा रहता कि ये वाटर है ना, और इस वाटर में सॉल्यूट को ऐड किया गया है, ठीक है, तो बोलता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज बाई डिक्रीज बाई 25%। बोलता है वेपर प्रेशर 25% से घट जा रहा है। तो बोलता है कि मोलालिटी बताओ, है ना, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ आराम से। देखो तो बच्चों, कह रहा है कि जब हम सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो जब हम सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो हमारा वेपर प्रेशर 25% से घट जा रहा है ना। तो सोचो तो, जब सॉल्वेंट में आपके सॉल्यूट को ऐड करने से अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, आपके सॉल्वेंट में जब आपके सॉल्यूट को ऐड करने से अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपके सॉल्यूट क्या रहे होंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहे होंगे। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करने से अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, अगर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को ऐड करने से अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, मतलब वो सॉल्वेंट आपके कैसे, वो आपके सॉल्यूट कैसे रहे होंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहे होंगे, है ना। और कितना परसेंट से घट रहा है, तो 25% से घट रहा है। तो मान लें कि लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज 100 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो कितना से घट गया बच्चों, 25 से। तो 25 से घटने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, तो पहले 100 था तो घटकर कितना हो गया, 75 हो गया। तो आपसे मोलालिटी पूछा जा रहा है, हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो जब वेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि कितना ग्राम, तो जब वेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूट को मोल फ्रैक्शन को हम लोग वेट से रिलेटेड लिखेंगे। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग वेट से रिलेटेड कैसे लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। कब, जब वो क्वेश्चन वेट, थोड़ा सा माइंड तो अपना लगाना होगा ना, जब वो क्वेश्चन वेट से रिलेटेड होंगे कि कितना ग्राम ऐड करेंगे तो कितना परसेंट से घट जाएगा, कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन मोलालिटी से रिलेटेड है, या आईटी जेई सब का क्वेश्चन है जी, मैं जितना करवा रहा हूं सब जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे जेई क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। और इसमें और भी हम लोग आगे जब ट्विस्ट डालेंगे, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेंगे, आगे की बात है वो सब, ठीक है। तो कह रहा है कि जब वेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में मोलालिटी हो, हम लोग मोलालिटी रिलेटेड हो, तो मोलालिटी रिलेटेड क्या पढ़े हैं, और ऊपर से सॉल्वेंट वाटर है, तो हम लोग पढ़े हैं, इसका मतलब इसको फार्मूला को पढ़े थे m बटा m प्लस 55.5। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है एक्वा सॉल्यूशन के लिए, m बटा m प्लस 55.5, है ना। तो डेल पी वाई पी नॉट बराबर m बटा m प्लस 55 तो डेल पी कितना परसेंट से घट जा रहा है, 25 अपॉन पी नॉट मान लेते हैं 100, तो m बटा m प्लस 55.5, है ना।
तो 1/4, तो 4m बराबर m प्लस 55.5, तो 3m बराबर 55.5, तो m बराबर 55.5/3। बोलो। समझ रहे हैं बातों को, है ना? कहीं पे मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से बना है ना? बोलता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N है, और बोलता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n है ना? बोलता है एक सॉल्यूशन है जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से बना है, जिसमें सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल कैपिटल N है और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल स्मॉल n है ना? तो आपको कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल सॉल्वेंट बताओ। मतलब एक मोल सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल है ना? देखो क्वेश्चन को थोड़ा पेचीदा बनाया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट बताओ। देखो उसी चीज को कैसे घुमाया है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो ये जो सॉल्यूशन है वो किससे किससे मिलकर बना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना है, जिसमें सॉल्वेंट का मोल कितना है? कैपिटल N है ना? तो हम लिख सकते हैं कि टोटल मोल में सॉल्यूट का मोल स्मॉल n है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो टोटल सॉल्वेंट मोल में सॉल्यूट का मोल स्मॉल n है, तो एक में कितना हो जाता है बच्चा? तो n/n। तो इसी को तो कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और इसका मतलब पढ़ें क्या, एक किसके बराबर होता है? डेल पी बाई पी एस के बराबर होता है। तो डेल पी बाई पी एस बराबर n/n। तो यही होगा आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और आपसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर मोल ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा तो आपसे ही पूछेगा कि डेल पी बाई पी एस बराबर n/n। लिख लिए? देखो क्या बोले कि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। बोलेगा हाउ मेनी ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुड बी एडेड। बोलता है इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं 30 है ना? शुड बी एडेड, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बाई 25%, है ना? क्या बोल रहा है कि कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करो कि वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है ना? तो वेपर प्रेशर 25% से घट जाएगा, मतलब क्या हुआ बच्चों? लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम 100 मान लें तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 25% से घट रहा है, तो 25% से घटकर कितना हो जाएगा? 75 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना? बोलो। तो बोल रहा है कितना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, तो क्या बताएं?
तो डेल पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट n बटा n प्लस n। अगर इसको इजी बनाना है तो डेल पी बाई पी एस बराबर n बटा n, है ना। तो डेल पी इज द पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर n बटा n। तो जहाँ पी नॉट क्या है 100 माइनस पी एस कितना है 75 अपॉन 75। सॉल्यूट का मोल x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 30 अपॉन सॉल्वेंट का मोल कितना हो जाएगा बच्चा। अच्छा सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ नॉन वोलेबल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कर दो, है ना। should be added in 100 ग्राम ऑफ वाटर कर दो, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 अपॉन 80। लिख लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब प्रयास रहेगा कि आप लोग का डेली लेक्चर को अपलोड किया जाए, है ना। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आज सोचे थे और थोड़ा देर पढ़ाने के लिए, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए सोच रहे हैं थोड़ा आज कम ही पढ़ाया जाए। लेकिन अब आप लोग 1.5 घंटा पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। द रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, if two or more than two volatile if two or more than two volatile liquid are present, two or more than two volatile liquid are present, है ना। देखो अभी क्या था, तो अभी एक वोलाटाइल था दूसरा नॉन वोलाटाइल था, है ना। तो अगर मान लेते हैं कहीं पे दोनों वोलाटाइल हो, तो जैसे मान लेते हैं दोनों वोलाटाइल है तो दोनों के वेपर बनेंगे, है ना। से मान लेते हैं कि कहीं पे 1 मोल लिक्विड ए और 2 मोल लिक्विड बी लिए हैं, ठीक है। तो 1 मोल लिक्विड ए और 2 मोल लिक्विड बी लिए हैं, है ना। तो जब हम इसको वेपोराइज करेंगे तो इसके ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे। सोचो, तो ये जो मरकरी का हाइट बढ़ा होगा वो क्या सिर्फ लिक्विड ए के वेपर के कारण, सिर्फ क्या लिक्विड बी के वेपर के कारण, कि दोनों के यहाँ वेपर बने होंगे, है ना। तो वेपर ऑफ ए एंड बी, तो इसमें मतलब ये दोनों वोलाटाइल है। जब हम पानी में चीनी को मिलाकर जब वेपोराइज कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, पानी वेपर बन जा रहा था लेकिन चीनी वेपोराइज नहीं हो रहा था, है ना। पानी तो वेपर बन जा रहा था लेकिन चीनी वेपोराइज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे जब हम वेपोराइज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड ए का भी वेपर बनेगा और लिक्विड बी का भी वेपर बनेगा। तो इधर मरकरी का जो हाइट बढ़ेगा लिक्विड ए के कारण भी बढ़ेगा और लिक्विड बी के कारण भी बढ़ेगा। तो सोचो, तो ये जो मरकरी का हाइट बताएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है, तो अगर ये मैनोमीटर जब लगा हुआ है तो इसमें तो मरकरी भरा हुआ है ना। तो जब ये वेपर आकर टकराएंगे और मरकरी का हाइट जब बढ़ेगा, तो मरकरी का हाइट जब बढ़ेगा तो ये मरकरी का हाइट टोटल प्रेशर बताएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी एक के कारण प्रेशर का हाइट, मरकरी का हाइट बढ़ रहा होगा। तो जब ये जो प्रेशर बताएगा वो टोटल प्रेशर बताएगा, है ना। लेकिन इस टोटल प्रेशर में कुछ प्रेशर ए के रहे होंगे और कुछ प्रेशर बी के रहे होंगे। तो जो प्रेशर ए के रहे होंगे उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे, है ना। मतलब प्रेशर डेवलप ड्यू टू पार्टिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को लिख सकते हैं कि प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ए, प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ए इज कॉल्ड
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ वो ए का पार्शियल प्रेशर है ना। अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू बी इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। पार्शियल प्रेशर समझना है बात को। वहां पे क्या था बच्चों, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। तो एक वोलाटाइल का मतलब हुआ कि एक वेपर बनेगा, दूसरा वेपर नहीं बनेगा। यहाँ पे दोनों वोलाटाइल है, तो जब दोनों वोलाटाइल है तो यहाँ दोनों दोनों के वेपर बनेंगे, और जब दोनों के वेपर बनेंगे तो दोनों कारण कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होगा। मान लेते हैं दो लिक्विड है ए और बी, तो लिक्विड ए का भी वेपर बना, लिक्विड बी का भी वेपर बना, तो कुछ प्रेशर लिक्विड ए के कारण भी डेवलप हुआ, कुछ प्रेशर लिक्विड बी के कारण भी डेवलप हुआ। तो जो लिक्विड ए के कारण प्रेशर डेवलप हुआ वो लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, जो लिक्विड बी के कारण प्रेशर डेवलप हुआ वो लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को ना। तो अगर हम बात करें तो देखो, तो इसमें कुछ ए के भी मोल है और कुछ बी के भी मोल है ना। तो कुछ ए के कारण भी प्रेशर डेवलप हुआ, कुछ बी के कारण भी प्रेशर डेवलप हुआ। तो अगर हम बात करें कि रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, तो रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अकॉर्डिंग टू Raoult's partial pressure of particular component is equal to the product of mole fraction of component in solution phase and vapor pressure of solution देखो, राउल्ट्स ने पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया। पहले तो पार्शियल प्रेशर समझो होता क्या है, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं, है ना। तो राउल्ट्स ने कैसे डिफाइन किया, बोलता है किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट, मतलब जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, तब जिस पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होंगे। मतलब अगर ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट होगा वो ए के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी राउल्ट्स ने बताया कि जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन लेंगे और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर लेंगे और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। जहां पे एक्स ए क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, और जहां पे पी एस क्या है, तो पी एस क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अगर हम बात करें बी का पार्शियल प्रेशर का तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, है ना। जहां पे एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन फेज, और जहां पी एस क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो बोलता है कि अगर ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में और सॉल्यूशन का
टोटल प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। अगर बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, और टोटल प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो बी का पार्शियल प्रेशर होगा। मतलब जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, और टोटल प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। चलो दोस्तों, ठीक है, तो इसको तुम लोग लिख लो। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए और टोटल प्रेशर चाहिए, तो दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल होंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।